तो आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। अगर आपने हमारा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लीजिए, आपको बहुत मदद होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और साथ ही कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ऐसे वीडियोज़ और फ्री MCQ सीरीज के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉइंट नंबर 1 है यूनिवर्सल। ठीक है, मैनेजमेंट की विशेषता है, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यह है कि ये यूनिवर्सल होता है, कि चाहे कोई भी टाइप की कंपनी हो, चाहे वो IT सेक्टर की हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, गूगल हो या L&T, सभी में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और साथ ही चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई NGO हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए काम नहीं करती है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम करती है जैसे कि रिलायंस, TCS। ठीक है, तो उनमें भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। इसी में सब पॉइंट नंबर 2 है कि हालांकि मैनेजमेंट हर तरफ है, लेकिन ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका नेचर वेरी करता है। ये कैसे, हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी होंगी और IT रिलेटेड कंपनी होंगी तो दोनों में मैनेजमेंट का ढंग अलग होगा। IT में सभी क्या पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर रहेंगे, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उनसे कैसे डील करना। और जो IT सेक्टर के एजुकेटेड बंदे हैं या फिर जो कोडिंग इससे रिलेटेड है, उनसे डील करने में डिफरेंस रहता है। इसलिए इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि ये वेरी करता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा है गोल ओरिएंटेड। सभी ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, विजन मिशन होते हैं, जिसके तरफ मैनेजमेंट को वो गोल अचीव करने की तरफ तत्पर रहना चाहिए, उसके तरफ एफर्ट्स डालने चाहिए। ये इससे आशा रखी जाती है, इसलिए ये भी एक विशेषता है मैनेजमेंट की। और थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें कंसिस्ट करती है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये सब कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट काम करता है और उससे बेस्ट पॉसिबल वे में अचीव करने की कोशिश करता है। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, ये जियो पॉलिटिकल एंगल बनता है, लेकिन जैसा चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहा है, वैसे ही हम ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और इससे हमें एडवांटेज इस टाइप से होगा कि हम उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ऐसे ही किसी भी कंपनी का, जैसे TCS को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो उसको कंसल्टेंसी की सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ IT सेक्टर कितने ज़्यादा क्लाइंट तक दे सकते हैं, उसके बारे में कौन कौन से इनोवेटिव स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में जो भी प्लानिंग करेंगे, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में। ये हो गया अपना कंटिन्यूस प्रोसेस। और थर्ड पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो इसे देखते हैं। मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को एडमिनिस्टर करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट काम, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ठीक है, उसको भी हैंडल करती है। इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो मल्टी डायमेंशनल का इसलिए है क्योंकि ये यूनिफाई करती है डिफरेंट डिवीजन ऑफ बोर्ड्स का। जैसे किसी कंपनी में अलग अलग डिविजन्स होंगे, ठीक है, तो उसको यूनिफाई करेंगी, इंटीग्रेट करेंगी और सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगी। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। समझो सोनी कंपनी के 2 डिवीज़न है, ठीक है, पुरानी वाली है, लेकिन 2 डिवीज़न है, एक रिकॉर्डिंग की, एक म्यूजिक प्लेयर की। तो दोनों को यूनिफाई करके कंपनी के प्रॉफिट की तरफ जब अपन बढ़ाएंगे तो उसको मल्टी डायमेंशनल मैनेजिंग बोलेंगे। ठीक है, इसे नेक्स्ट एग्जांपल से मैं बताता हूँ। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ दोनों भी मल्टी डायमेंशनल और ग्रुप एक्टिविटी कैसे काम करेंगी। तो ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, तो एक सिंपल एक स्टोरी बताता हूँ। आज से 20 से 25 साल पहले सोनी के वॉकमैन बहुत चलते थे। ठीक है, उसके कंपटीशन में स्टीव जॉब्स ने अपना आईपॉड निकाला। ठीक है, आईपॉड
की सक्सेस का रीज़न एक ये भी रहा कि तब एप्पल सोनी से छोटी कंपनी हुआ करती थी, इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी सोनी थी। सोनी अलग अलग चीज़ें बनाती थी जैसे टीवी, म्यूजिक प्लेयर, वॉकमैन, लेकिन एप्पल सिर्फ लिमिटेड थी और उतनी भी बड़ी नहीं थी जब उस टाइम सोनी जितनी बड़ी कंपनी थी। तो ऐसा हुआ कि जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड लॉन्च किया, ठीक है, उसमें उन्होंने फंक्शन दिया 5,000 या 500 गानों का। तो उस समय जैसे ही आईपॉड की बिक्री हो गई, समझो कि सोनी के वॉकमैन के मुकाबले आईपॉड ज़्यादा बिकने लगा। तो स्टीव जॉब्स की एक बायोग्राफी है, उसमें इसका जिक्र मिलता है कि वहाँ पे ऐसे क्या कारण था कि सोनी के वॉकमैन से ज़्यादा एप्पल के आईपॉड बिकने लगे सामने। तो उन्होंने एक कारण ढूंढा कि सोनी में 2 डिवीज़न थे ऑफिसेस के। एक तो था जो रिकॉर्डिंग सेक्टर देखता था, एक जो म्यूजिक प्लेयर और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता था। तो सोनी का जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहता था कि अगर म्यूजिक प्लेयर की डिवीज़न में अगर हम शेयरिंग का फंक्शन वगैरह डाल दिए तो वॉकमैन ज़्यादा प्रगति करेंगे, और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग डिवीज़न है जहाँ पे सीडी प्लेयर ये वगैरह बनते हैं तो उसकी इनकम लो हो जाएंगी, मतलब पैसे उधर से कम आने लगेंगे एज पर ये डिवीज़न के मुकाबले। तो वो उसी झमेले में अटके रहे, मतलब जो रिकॉर्डिंग वाला डिवीज़न था वो इस डिवीज़न से कॉम्पीट करते रहा और ये डिवीज़न से, लेकिन फेयर कंपटीशन नहीं था, मतलब कंपनी के अंदर का कंपटीशन कंपनी के लिए ही नुकसानदायक हो गया। चलिए ये पॉइंट पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेंबर्स हु हैव डिफरेंट नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव्स। ठीक है, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में है उसके अलग अलग नीड्स रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है, कदम रख देता है, तो उसका सिर्फ ये काम होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही मेरा गोल है। मतलब सोनी कंपनी का गोल क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग। तो प्रॉफिट की तरफ ही उनका ध्यान रहना चाहिए। तो वैसे ही ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि सुपरविजन, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन हो ताकि मैनेजमेंट अचीव हो सके। ठीक है, सो 6 पॉइंट हम देखेंगे। डायनामिक फंक्शंस। तो मैनेजमेंट स्टैटिक नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए नए प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स डेवलप होते हैं और वो अडॉप्टेड किए जाते हैं मैनेजमेंट में। ये सोशल चेंजेस के अकॉर्डेंस में चेंज होते रहता है, जैसे आजू बाजू का वातावरण कैसा है उसके हिसाब से चेंज होता है, लोगों की लाइफस्टाइल कैसे बन गई है, लोग किसको प्रीफर करते हैं, ये सब देखते हुए मैनेजमेंट के भी रोल प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं। कभी भी मैनेजमेंट बुकिश नॉलेज के ऊपर नहीं रह सकता, वो डायनेमिक है और वो चेंज होते रहता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल जो भी चेंजेस होते हैं इसके ऊपर से मैनेजमेंट में भी अपन को चेंजेस करने पड़ते हैं। तो और कम दिस चेंजेस मैनेजमेंट फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंट देम। ठीक है, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाते हो और उस प्रॉब्लम से ओवरकम करते हो। 7वां पॉइंट है अथॉरिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, अ हायरार्की ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल पोजेसेस वैरिंग डिग्रीज ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आगे अगले वीडियो में मैं यही पॉइंट को और भी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल रहते हैं। टॉप लेवल क्या होता है, मिड लेवल क्या होता है, लोअर लेवल क्या रहता है अथॉरिटी का, मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग अथॉरिटी के लिमिट्स और वेरिएशन होते रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दो लोगों के प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहले है टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर जो है, इन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो इन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं, वन बाय वन हम इसे कवर करेंगे। नंबर 1 पे आता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके स्टडी करेंगे वर्क को, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लानिंग होगी, अपन प्लानिंग करते हैं वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले। जो भी बेस्ट सुटेबल और एफिशिएंट वे होगा किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो अपन यूज करेंगे, ना कि जैसा रूल ऑफ थंब हो गया। तो ये अगर सिविल का एग्जांपल लिया, इतने बाई इतने का एरिया है, इतने बाई इतने, मतलब इतने फ्लोर का घर बनाना है तो इतने कॉलम लगेंगे। रूल ऑफ थंब नहीं, मतलब अपन कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजमेंट, एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, सभी करने के बाद हम मैनेजमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट होता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, सो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। ठीक है, एंड प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स, कैपेबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स।
समझो कहीं आपको काम करना है घर का, वहाँ पे आपने लेबर को बुलाया, उसको पूछा तुम्हें क्या क्या आता है, वो बोलेगा मेरे को ईटा जोड़ाई भी आती है, पेंटिंग भी आती है, प्लास्टरिंग भी आती है, लेकिन क्या उसको ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। वो देखने के लिए आपको पहले उसको काम देना पड़ेगा, ये कर भाई तू, फिर सुपरवाइज करना पड़ेगा, या फिर किसी और की टेक्निक जो भी रहेंगी, आपको पता चलना चाहिए वो इंसान उसी चीज़ में ठीक है, ठीक है। जैसे कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने में अच्छा होगा, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कभी कभी इंसान को खुद को नहीं पता रहता कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। सो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको सही तरीके से उसके जॉब में, मतलब जो काम वो ठीक ढंग से कर सकता है उसमें उसको प्लेस करना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टीज यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों भी एक ही पॉइंट के ऊपर एग्री करनी चाहिए, दोनों के ओपिनियंस एक ही होने चाहिए। और डिस्कॉर्ड या डिफरेंसेस रहे ओपिनियन में तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंपनी के ग्रोथ में बाधा आ सकती है कि ये सोचता है कंपनी इस तरीके से ग्रोथ किए तो इसके लिए अच्छा होगा, ये सोचता है ऐसे किए तो ऐसा अच्छा रहेगा, लेकिन दोनों जब एक साथ आके एक ही गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा ऊपर जाएंगी, ठीक है। इसमें अगले पॉइंट में भी हम यही देखने वाले हैं कि ग्रुप में काम करना चाहिए, इंडिविजुअलिटी में नहीं, इसी का ये मतलब है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। मतलब दोनों में कॉपरेशन होना चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक ही आदमी काम कर रहा है या फिर एक खुद के ही किसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। म्यूचुअल कॉपरेशन होनी चाहिए दोनों में, वर्कर्स में और मैनेजमेंट में, ठीक है। कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ गुडविल शुड प्रिवेल अमंग बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स, ठीक है। ये इंटरनल कंपटीशन को ख़त्म करेंगे, मतलब इंटरनल बैड कंपटीशन को। एक होता है बैड कंपटीशन, एक होता है गुड कंपटीशन, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसे हो जाता है कि इंटरनल कंपटीशन जो कंपनी के अंदर होता है वो रिजल्ट करता है बैड कंपटीशन में, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आउटपुट रहना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट की जगह पे, यानी कि मैक्सिमम जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी इंक्रीज करनी चाहिए, उनमें ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि वो और ज़्यादा काम करे। एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक लेबर है जिसको आप डेली वेजेस के ऊपर देते हो, ठीक है, उसको ये काम करने के लिए बोलते हो, और एक लेबर है जिसको आपने बोल दिया कि भाई ये काम तू 2 दिन लगाने, मतलब ये काम एक ही दिन का है समझो, हाँ, लेकिन ये लेबर डेली वेजेस के ऊपर है, तो इसको पता है कि ये कोई ना कोई बहाना मार के धीरे धीरे काम करेगा और 2 दिन की सैलरी ले लेगा। तो वहीं पे यहाँ पे जो दूसरा लेबर है आपने उसको बोल दिया ये इतना काम कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करो, इतने इतने पैसे लेके चले जाओ, ठीक है। और अगर तुमने जल्दी काम किया तो ऊपर से 100-200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब उसमें चाहत भर गई कि मैं और काम करूँगा, इंसेंटिव भी मिलेगा मेरे को, कुछ मिलेंगे पैसे और मेरा नाम भी होगा, क्योंकि कोई भी देखने वाला बोलेगा इतने जल्दी जल्दी काम करवा रहा है। तो मैनेजमेंट की यही स्किल्स रहती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यही है हमारा छठवा पॉइंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, जिससे परफॉर्मेंस बढ़ेंगी वर्कर की, ठीक है। एक एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा पे करना चाहिए, जो इनएफिशिएंट है, जो काम जल्दी नहीं करेगा, ढील ढाल करेगा, उसको कम पेमेंट करनी चाहिए। इससे दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा कि वाह मुझे और भी अच्छा काम करना है करके, ठीक है। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम। सो अभी हेनरी फेवल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। सो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो, लेकिन आप आखिरी तक बने रहें, ठीक है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। सो हेनरी फेयोल, इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, ठीक है। ये एक जनरल गाइड है मैनेजमेंट प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। सो नंबर 1 पे है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस आदमी को जो काम आता है, जिस काम में उसकी स्किल्स ज़्यादा है, ठीक है, उसको वो काम देना चाहिए ताकि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो लेबर का और अच्छा रिजल्ट मिले और जल्दी से काम अपना हो जाए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजर में एक अथॉरिटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो टीम के ऊपर कमांड रख सके। When managers have team reporting to them, they are usually responsible for team's performance, ठीक है। तो इसका मतलब जानते हैं, समझिए एक पुलिस का कमिश्नर है, ठीक है, उसको अथॉरिटी तो है कि वह क्राइम को कम करे, लेकिन वो करना नहीं चाहता, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर एक इंसान है उसको लगता है क्राइम कम हो, लेकिन वो पुलिस में है ही नहीं, ठीक है,
हाँ, मॉरल ड्यूटी वो कर सकता है, लेकिन आखिर में उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पुलिस के पास ही जाना होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो इन हैंड टू हैंड। ठीक है, रिलेटेड टू वन एंड अनदर। एन एग्जीक्यूटिव कैन डू जस्टिस टू हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली व्हेन ही हैज अथॉरिटी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी और अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम की नहीं है। मतलब आपके पास अथॉरिटी है, पुलिस हो, और फिर भी आप क्राइम नहीं कम कर रहे हैं, और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे क्राइम कम करना है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो वाइस वर्सा दोनों ही कोई काम के नहीं होते। तो थर्ड पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है उसके स्मूथ वर्किंग के लिए। और ये डिसिप्लिन का सेकंड पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन एक रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को शो करता है। ठीक है, ओबीडियंस को शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। फाइवल जो है वो डिसिप्लिन को डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स। एक मिनट, ये पढ़ लेते हैं एक बार। फाइवल्स डिक्लेयर्स द डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइल डिक्लेयर करते हैं कि गुड डिसिप्लिन तभी रह पाएंगा जब अपने जो सुपीरियर रहते हैं सभी लेवल के ऊपर कंपनी के, वो क्लियर और फेयर डिसीजन दे और पेनल्टी भी लगाए अगर कोई गलत काम करता है तो। ठीक है, अगर वो फेयर रहेंगे ही नहीं, किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे, तो इससे डिसिप्लिन ख़राब होता है, लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है कि भाई ये अच्छे से काम ही नहीं करता, ये किसी एक के प्रति ही ज़्यादा ये है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा। सो यूनिटी ऑफ कमांड का ये मतलब हुआ कि किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, ताकि वो कन्फ्यूजन, मिस्टेक और डिलेस इन वर्क को अवॉइड कर सके। एक एग्जांपल से जानते हैं कि एक लेबर है, उसको ईटा जुड़ाई का काम दिया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ईटा जुड़ाई कर रहा है, वहीं से दूसरा इंसान आता है, उसको लेके पकड़ के दूसरे साइड के ऊपर लेके जाता है, बोलता है तू यहाँ पे प्लास्टर कर। तो इससे क्या हो गया, दूसरी जगह पे डिले हो गया। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन हो गया, मैं लेबर किधर चला गया, और वो लेबर गया क्यों, वो उसकी भी डिफ़िकल्टी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो एक की, मतलब अभी यहाँ पे काम करने आया है तो कहीं और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक ही इंसान की बात सुननी चाहिए उसे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। उनके पास सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए उस ग्रुप को लीड करने के लिए, और एक ही प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर वो बढ़ते रहे और कंपनी के ग्रोथ में सहभागी हो सके। ठीक है, छठवां पॉइंट हमारा कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जैसे लोग कहते हैं राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, ना परिवार ना कुछ, वैसे ही ये पॉइंट कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी की पर्सनल जो भी इंटरेस्ट है वो छोड़ के सिर्फ उसको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर ही टिक के रहना चाहिए। ये यूनिटी बनाती है एक ग्रुप ऑफ पीपल में, और फ्रिक्शन, तनाव कम करती है। ठीक है, तो सातवां पॉइंट है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। ठीक है, सो इसमें जो भी एम्प्लॉय आपके अंडर में काम कर रहा है उसे पेमेंट आपको पे करनी है, और वो पेमेंट इस तरीके से करनी है कि वो फ्री और फेयर हो। ठीक है, और उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके जितना भी उसने काम किया है। ऐसा ना हो आपने उसको कैश में पेमेंट कर दी, आप कर रहे हो, आपने पेमेंट कर दी लेकिन आपने सही में किया ही नहीं, आपने उसका गमन कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको पैसे भी देने चाहिए और उसको सेटिस्फाई भी होना चाहिए। आठवां पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ जो भी अथॉरिटी है, पावर है, वो टॉप मैनेजमेंट के पास और कुछ चुनिंदा मैनेजर्स के पास होनी चाहिए। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल्स है वो भी डिसीजंस बना सकते हैं। फाइल कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जिसके थ्रू अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा और उनके ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो नवा पॉइंट है स्केलर चेन। सो जो अनब्रोकन लाइन होती है अथॉरिटी, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ से लेकर लोवेस्ट लेवल जैसे कि मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलर चेन। ठीक है, मैनेजर्स आर रिगार्डेड एज चेन ऑफ सुपीरियर्स। ठीक है, फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स
एंड द अनब्रोकन लाइन ऑफ कमांड ऑथोरिटी शुड बी मेंटेन। लेकिन कभी कभी ये चेंज शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है जब व्हेन स्क्रूपुलस, इसका मीनिंग होता है ईमानदारी, मॉरल इंटीग्रिटी। ठीक है, वो लोग जब फॉलो करते हैं ईमानदारी से तो इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर सकते हैं किसके क्या पोजीशन होंगे। तो 10वां पॉइंट है ऑर्डर। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो भी मटेरियल है और इंसान है उसके लिए स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन्हें इस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए कि राइट पर्सन या फिर राइट मटेरियल राइट जगह पे हो, सही जगह पे हो। ठीक है, तो 11 पॉइंट है इक्विटी। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन आप देखते रहिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ठीक है, सो हम 11वां पॉइंट देख रहे हैं इक्विटी। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैनेजर हर अपने एम्प्लॉयज़, और अगर एम्प्लॉयज़ से भी छोटे अहदे पर कोई होगा जैसे कि वर्कर वगैरह, उनको फेयर ट्रीटमेंट देनी चाहिए और जस्टिस भी देना चाहिए अगर कोई इनजस्टिस हुई उनके साथ तो। और ये एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मॉरल लॉयल ड्यूटी पैदा करती है और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोटेड रहते हैं। जैसे कि टाटा है हमारे देश में, जिसके तरफ लोग अच्छी निगाहों से देखते हैं और उसके तरफ लोग डिवोटेड भी हैं। या फिर जैसे आईएएस के एग्ज़ाम है तो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ तो सभी डिवोटेड है, लेकिन लॉयल भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबल और सिक्योर वर्कफोर्स बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी को छोड़ के ना जाए अनलेस वो कोई गलती कर रहे हो। ठीक है, इंस्टेबिलिटी इसमें रिजल्ट करेंगे कि वहाँ पे बैड मैनेजमेंट है, कोई फेयर ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अननेसेसरी लेबर टर्नओवर बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्टिंग होगा, जिसके थ्रू जैसे इंटरव्यूज़ में पैसे जाएंगे, उसको ट्रेन करना पड़ेगा नए लेबर को, तो वैसे लेबर कॉस्ट बढ़ेंगी। सो 13 पॉइंट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज कंस्यूड, मतलब इनिशिएटिव को जब क्रिएट किया जाता है उसको सोच के उसको एग्जीक्यूशन और प्लान में लाके, ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है, सेटिस्फैक्शन होता है इंटेलिजेंट एम्प्लॉय के लिए। मैनेजर हमेशा इंकरेज करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो एक इनिशिएटिव ले ताकि कंपनी का ग्रोथ हो और कंपनी में जो भी खामियां हैं उसको वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉय इनिशिएटिव में एम्प्लॉय सजेशन, नए नए आइडियाज़ इंक्लूड किए जा सकते हैं जो कि एम्प्लॉय खुद से ले सकता है बिना किसी को पूछे और जो कि कंपनी के भलाई के लिए लिया जा रहा हो। ठीक है, तो हमारा 14 पॉइंट देखते हैं। सो जैसा कि 14 प्रिंसिपल हमारा एम्फोसाइज करता है टीम वर्क में, हारमोनी में, अंडरस्टैंडिंग में एम्प्लॉयज़ को, ये यूनियन स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करता है। ठीक है, जैसे इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैसे यूनियन के तरफ, यूनिटी की तरफ ये बढ़ावा देता है। 14 पॉइंट में ये लिखा है। ठीक है, सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे वीडियो का। अगर आपने ये सबसे पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा, अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।